नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। आज हम अंबेडकर नगर जनपद में आए हैं। अंबेडकर नगर जनपद मतलब अंबेडकर नगर जिले का वो हिस्सा जो लोकसभा 62 संत कबीर नगर का हिस्सा आलापुर विधानसभा क्षेत्र आता है। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू और परिचित कराने जा रहे हैं जो आज से कुछ समय पहले लोकसभा 62 से लोकसभा के भी प्रत्याशी रह चुके हैं। विधानसभा के प्रत्याशी इसलिए नहीं रहे क्योंकि कभी सीट सुरक्षित नहीं रहे। तमाम जगहों से इन्होंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा। पुराने अनुभवी नेता, कैडर के नेता माने जाते हैं। कई पार्टियों में इनका अनुभव रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के कार्यक्रम में, जो कि आज कुछ लोगों का कहना है कि 400 पार, कुछ लोगों का कहना है 40 अपार। नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप जनमानस की आवाज़ आप चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं एक आईने के रूप में। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं। नेताजी, सीधे सीधे सवाल करेंगे क्योंकि बड़ा कम समय दर्शकों के पास रहता है। दर्शक जो है मसाले की चीज़ें ज़्यादा देखना चाहते हैं। सीधा पहला सवाल है कि अब की बार 40 अपार है कि 400 पार है? आपको क्या मंदर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश चलाना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, और देश चलाना लोहा काटना कागज़ की तलवारों से। अब मोदी की फनकारी देखी दुनिया के गलियारों ने, अब पूरी दुनिया गूंज रही जय श्री राम के नारों से। तो आज पूरी दुनिया में ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा आज दुनिया के हर देश एक अच्छी नज़रिए से, एक सम्मान के नज़रिए दृष्टिकोण से, भारत को एक गौरव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसे भारतवासी जो है पूरी तरह से गदगद हैं और इसी उम्मीद और आशा पर, क्योंकि भारत के धरती पे इस्लाम कुरान नहीं पैदा हुआ। यहाँ तो हमारे कुछ नेता जो हिंदू अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि न हिंदू को मानते हैं, न मुसलमान राम मंदिर में बुलाने पर वहाँ भी नहीं आते हैं, और रोज़ा कभी नहीं रहते रहे, अफ्तारी रोज़ करते हैं। और इस धरती पर हिंदुओं का खून भी बहाया गया। क्यों बहाया गया? 1990 में सारी वाक़िया है। अगर हम भारत की धरती पर भारत के लोग, राम भक्त के लोग, राम सेना के लोग अगर राम का नाम नहीं लेंगे तो कहाँ पाकिस्तान मिलेंगे? भाई, क्यों खून बहा दिया गया? अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी का के नेता से इंटरव्यू होता है तो अपने देश में न रह कर के पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं? विकास अपने देश का करना है कि पाकिस्तान का विकास करना है? हम आपसे उम्मीद करेंगे पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके, मंदिर मस्जिद को छोड़ करके ही बात हो, क्योंकि अब देश की जनता ये जान चुकी है। आपको क्या लगता है, मंदिर मस्जिद से काम होने वाला है कि रोजी रोजगार से काम होने वाला है? मनोहर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक सिस्टम निहित है। खाना खाने की एक जगह होती है, विद्यालय में शिक्षा लेने की एक जगह होती है, और हमें विश्राम करने की एक जगह होती है, और हमें लैटरिन करने के लिए भी एक जगह होती है। उसी तरह मंदिर की आस्था का केंद्र है जहाँ ज्ञान पैदा होता है। और रामचरित्र मानस की जहाँ तक बातें आई है तो राम के चरित्र का मानस नहीं, मैं अलग नहीं जा रहा हूँ मनोहर, मैं रामचरित्र मानस की बात कर रहा हूँ कि वही जिस बाबर के नाम पर लोग उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, उस बाबर के इतिहास को जब आप उठा करके देखेंगे तो अपने पिता को नज़र बंद करके उसी राजपाट के लिए और अपने 3 भाइयों का सर कलम करके थाली में सजा करके अपने बाप के पास परोसने का काम किया। लेकिन वही राम थे कि एक पिता की आज्ञा को पा करके और जा करके राजपाट को छोड़ करके वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वही एक भाई भरत था कि जो उस राजपाट को दूसरा भाई आज का होता, आज रावण रूपी जो विरोधी लोग उनके भाई होते तो कहते कि भाई चला गया ठीक, मर जाए, मैं तो राजा बन गया। लेकिन कितनी बड़ी महानता थी, कितना बड़ा आदर्श था कि जब वन में राम पहुंचते हैं तो वन देवी कहती है कि राम बताओ तुम्हें क्या सुविधा दूं मैं? तो उन्होंने कहा मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के कांटे हटा देना। तो वन देवी ने कहा क्यों? जो कांटे आपको लगना था वो तो लग चुके हैं भाई, अब क्या रह गया है? उन्होंने कहा मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते आएगा। इतना प्रेम था, ये मानस है, ये रामचरित्र का मानस है कि जो अपने जीवन में उतार ले तो कभी हिंदुस्तान की धरती पर भाई भाई का खून ना करे, बाप बेटे का खून ना करे, इस राजपाट के लिए खून ना करे। इसलिए पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं, जो पूरी दुनिया के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि 400 पार, तो हमको लगता है कि 500 के आसपास पहुंचेगी सीटें। ये पोजीशन आ गई भारत की धरती पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में 832 साल मुगलों ने राज किया। तो किसी ने कहा, देखा एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, बस एक चीज़ कि कहने हज़ारों साल से जख्मी किया भारत की माटी को, हज़ारों साल से जख्मी किया भारत की छाती को, मिटाना चाहा खुशबू राम की भारत की माटी से, मिला वरदान भारत माँ का, राम की खुशबू फैलाया, दुनिया करती है सलाम अवध में राम को लाया। तो आज इसी आधार पर, विकास के आधार पर, चाहे शौचालय हो, ये मोदी जी की सोच थी, मोदी जी की देन थी कि अगर बहन बेटी का पेट खराब हो जाएगा, रात में निकल करके खेत में जाए तो उसके साथ कुछ भी इन्होंने घट सकती है, रेप हो सकता है, कोई अपहरण कर सकता है, कुछ भी घटनाएं घटा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आवाज़ की सुविधा उन्होंने देने का काम किया। हर गाँव में जल और कल की व्यवस्था करने का काम उन्होंने किया है, और हर गरीब को
इसके पहले सरकार क्यों नहीं देती थी एक राशन के रूप में, अन्न के रूप में, हर गरीब के घरों में जाए और इस नाते कांग्रेस पहले राशन नहीं देती थी? राशन कांग्रेस देती थी, अंत्योदय कार्डधारकों को देती थी। जमाने में जो है नहीं, अंत्योदय कार्डधारकों को देती थी, हम लोगों को नहीं मिलता था। तेल मिलता था, राशन मिलता था। हाँ, अंत्योदय लोगों को मिलता था, हम लोगों को नहीं मिलता था। ये तो मोदी जी की सरकार में सारे के सारे लोगों को मिलने लगा, चाहे वो 2 बीघे का खतौनी का काश्तकार हो, चाहे 1 बीघे का हो, चाहे 10 बीघा का हो। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें, और यहाँ हिंदूवादी लड़ाई है ना, कारण ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। मैं कहता हूँ मेरे देश में जब इस्लाम कुरान नहीं पैदा हो, शरिया अदालत आप क्यों लागू करना चाहते हो? देश का संविधान बना है, तुम भारत की धरती पर रहते हो, भारत का पानी पीते हो, भारत का अन्न खाते हो और गाते हो पाकिस्तान का। तुम्हें वंदे मातरम कहने में क्या, इस धरती का पानी लेते हो, इस सूरज को उपमा लेते हो, भारत का अन्न खाते हो, और तुम कहते हो कि मेरे शरिया अदालत से चलेगा, हिंदुस्तान क्यों चलेगा भाई? अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, ये आप चुनाव लड़ रहे हैं कि इस्लाम का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रावण रूपी राक्षसों का विरोध कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान के धरती के संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया। 832 साल अगर मुगलों ने मेरे देश में राज किया तो उन्होंने केवल उन्होंने एक काम किया कि जहाँ देखा, जहाँ भारत की, जहाँ संस्कृति सभ्यता, जहाँ भारत के हिंदुओं का आस्था दिखाई दी, उसे मिटा करके वहाँ एक उल्टा मस्जिद का निर्माण करने का काम किया। भारत देश की जो संस्कृति है, जैसे नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, आप कह रहे हैं कि बड़ा विकास किया मोदी जी ने बहुत बढ़िया से देश में जो है राम राज ला दिया है। मणिपुर में राम राज क्यों नहीं आया नेताजी? नहीं, मैं कहता हूँ राम राज की बात नहीं कर रहा। उन्नाव में जब बेटी को जिंदा जलाया गया, मिट्टी का तेल डाल करके, मिट्टी का तेल, चीजें देखे हो रही, हम अच्छा बेटियों को जलाया जाए मिट्टी का तेल डाल करके, वो आम चीज है। नहीं, मोदी जी ने जलाने वाले तो हम आप हैं भाई, जलाने वाले तो हम आप हैं, हमारे जैसे आप। हम आपको नहीं कहिए, मैं तो नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं, तो मैं भी तो नारी का सम्मान करता हूँ। मोदी जी अपमान करते हैं क्या? नहीं, मोदी जी के राज में मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया आज रोड पर। देखिए, महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। माननीय महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नारी के नाम पर कुछ नहीं हुआ करता था और उसका पति उसे मार करके घर से बाहर कहता था और कहता था क्या घर तेरे बाप का है। लेकिन मोदी जी की देन है देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, नारी को सम्मान देने का, नारी को सशक्तिकरण पैदा और 33% आरक्षण देने का काम किया कि आज उसके घर पर आवास उसके नाम पर आ रहा है, आज राशन कार्ड उसके नाम पर आ रहा है, हर तरह से कहीं न कहीं ताकतवर बनाने का काम किया। तो जो चीजें उन्होंने किया तो हमारे आप जैसे थे, वो मोदी जैसे लोग नहीं थे। अच्छा, हर बात में आप लोग पाकिस्तान को, राहुल गांधी को क्यों घसीटते, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लड़ाई जो है कांग्रेस बनाम भाजपा की नहीं बल्कि तिरंगा बनाम भगवा की है। आप तिरंगा को बड़ा समझते हैं, भगवा को? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ का कसम कश्मीर की है, भारत की सुंदरवादी है और POK के बिना अधूरी भारत की आज़ादी है। पाक तेरा नापाक इरादा पूरा नहीं हो पाएगा और POK का नाम लिया तो मिट्टी में मिल जाएगा। वो मेरा POK लिया है, मेरा कश्मीर लिया था ताई है, लेकिन वो निंदक है। ये भगवा बड़ा है या फिर जो है तिरंगा? मेरे देश का तिरंगा बड़ा है, भगवा हमारी शान है। और किसी ने कहा भी है कि भारत की तकदीर लिखकर तस्वीर बदलने आया है और भारत माँ का बेटा है, भारत का मान बढ़ाया है और कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया है और महक उठी भारत की माटी, भगवा रंग लहराया है, भगवा रंग लहराया है। ये हमारी एक पहचान है और तिरंगा तो हमारी शान है जिसके नीचे हम सर झुकाते हैं। लेकिन आज यही हमारे विरोधी लोग जो हैं, जो रावण रूपी काम कर रहे हैं, जो राम को अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, वह तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। किसी समय थी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर कश्मीर में आप झंडा लेकर आओगे, तिरंगा लेकर आओगे तो आपको कंधा देने वाला कोई नहीं। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान बॉर्डर कश्मीर की बात करते हैं, आप अपने उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं और आप उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में, जिसमें आप लोकसभा 62 में बैठे हैं, और प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, जिनके पिता डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है और कमल के फूल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने विकास किया है? जनता विकास चाहती है। कौन सा विकास किया? कुछ विकास में 4-5 काम ऐसे गिनाइए जो आलापुर विधानसभा में आपको प्रवीण निषाद जी के द्वारा दिखता हो, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं आलापुर के, अम्बेडकर नगर के, संत कबीर नगर के, बस्ती के, गोरखपुर के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग देख रहे हैं वो विकास जानना चाहते हैं। इंजीनियर प्रवीण निषाद जी जो यहाँ के 5 साल सांसद रहे, जो कभी दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कौन सा विकास किया और ना दिखाई देने के पीछे कौन सा राज था? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ मानवर, आप तो काफ़ी पत्रकार महोदय हैं, आप लोग तो एक आईना के रूप में दिखाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी सांसद और विधायक को घर आने से किसी का विकास नहीं होगा। वह देश को विकास के पथ पर लावे, विकास हमारे आप घर घर चलकर खुद आएगा। जिस तरह से हमारे पास राशन चल कर आया, जिस तरह से हमारे पास आवास चल करके आया, जिस तरह से हमारे पास लैट्रिन चल करके आई, शौचालय चल करके आया, उसी तरह आता रहेगा। रही बात प्रवीण निषाद जी की, प्रवीण निषाद एक सीधे साधे हैं और उन्होंने कोरोना काल के दिन में एक बेटा बाप से नहीं मिलना चाह रहा था, भाई से नहीं मिलना चाह रहा था। इस काल में कुछ दिक्कतें हुई, जरूर कुछ गलतियां कहीं न कहीं से लोग अपनी गलती को स्वीकार करें। ये मानते हैं कि गलती है, ये मानते हैं कि गलती है, स्वीकार करें, ये मानते हैं गलती है, फिर भी पुनः इसके बाद नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद भी आप अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो चोर के चोर को कटारी से नहीं मारा जाता। मान्यवर, आज देश की बात है और हमारे जो मतदाता हैं
वो मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं के नाम पर एक ही देश है। बाकी देश, अगर हिंदुओं की बहन बेटियों का किसी देश में, मुस्लिम राष्ट्र में अपमान होता है, उसका हरण होता है, उसको धर्मांतरण कराया जाता है, तो उम्मीदें उठा करके, नजरें उठा करके बचे हुए जीवन को भारत में आकर के हर सवाल में करने की उम्मीदें रखता है। नेताजी, हर सवाल में अगर हिंदुत्व आ रहा है तो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप जिस समाज से आते हैं, आपने डॉक्टर संजय निषाद के भी जरिए कई बार वो बयान सुनने में आया था, भगवान श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जिनका आज भव्य मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, आप उन्हें किसका वंशज मानते हैं? देखिए, वंशज की बात तो जहाँ तक है, बड़े बड़े विद्वान उस पर रिसर्च करते हैं, मैंने कभी उस पर रिसर्च नहीं किया, आपका रिसर्च लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे महापुरुष डॉक्टर संजय निषाद जी तो कुछ देखिए, वो तो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की बात है, बड़े नेताओं की बात में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि मेरे महापुरुष श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा जो यज्ञ हुई या जो भी हुआ, उनके द्वारा रामचंद्र जी धरती पर आए और उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, उत्तम काम किया, इसलिए जो उत्तम काम करने वाले को पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए मैं वंशज की बात न करते हुए मैं जानता हूँ कि भारतवासी थे, भारत में उनका जन्म हुआ था और भारत के लोग उन्हें पूछते हैं और उनके विचारों को लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। चुनावी मुद्दा क्या, लोकसभा 62 का चुनावी मुद्दा क्या है, जनता से क्या वादा हो रहा है? आप पीछे देख रहे हैं, आपके पीछे जो बस खड़ी है नेताजी, पिछले कई सालों से आपको खलीलाबाद से ले जाकर के शाहगंज जोड़ने का एक बस काम करती है और आज तक लोकसभा 62 का संपर्क अगर किसी को जौनपुर शाहगंज जाना हो, सरकार ने कोई बस नहीं चलाई है जिस बस के माध्यम से आप शाहगंज जा सकें। लोग प्राइवेट बसों के माध्यम से, प्राइवेट साधनों के माध्यम से जाते हैं। अब क्या वादा करेंगे नेताजी अब की बार चुनाव? नहीं, देखिए, मैं तो अभी रिकॉर्ड उठा करके देखा नहीं, लेकिन मुझे लगा तमाम बसें अभी नई निकाली गई हैं और फिर भारत की व्यवस्था अगर 76 सालों में टूट गई, 76 साल में हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री हुए और 14 प्रधानमंत्री से आप कभी आप लोग पूछ करके देखिए कि 14 प्रधानमंत्री कहाँ गए? केवल टोकरी लेकर के उसमें चादर रख करके, जी, वही मैं बता रहा हूँ ना, 14 प्रधानमंत्री टोकरी में केवल चादर रख करके देवा शरीफ, अजमेर शरीफ जाके चादर चढ़ाने का काम किए, क्योंकि ये लौट करके कभी अयोध्या को नहीं देखे, कभी वहाँ को नहीं देखे, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वह देश हमसे अपनी आवाज़ मांगता, हम सब कुछ देश से सम्मान लेते, देश भी हमसे मांगता, सब कुछ अपनी पहचान मांगता, अपनी आवाज़ मांगता, अपनी संस्कृति मांगता, अपनी सभ्यता मांगता है, लेकिन हज़ारों साल से भारत की चुनावी मुद्दे की बात करें कि अब की बार अगर भाजपा सरकार, हाँ, मैं मुद्दा की बात कर रहा हूँ, आप मुद्दे पर बात कर लीजिए। देखिए, हमारा देश का मुद्दा है कि हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हों, कोई गुंडई ना करे, सबको सामान शिक्षा मिले और सबको लगता है मोदी जी के राज में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। आपने देखा होगा कि आज गुंडई के नाम पर चाहे वह अतीक अंसारी रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, नहीं, क्यों नहीं छेड़ते थे? तमाम मुकदमा उठा कर देखिए ना, हम मुकदमा उठा कर देखिए, नहीं बलात्कार करने का, किसी का घर छीन लेना। कई बात मैं बहन बेटियों की बात कर रहा हूँ, उन्नाव में, आपके कई जिलों में, मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया, उन्नाव में जिंदा जलाया गया। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में सजा न दिया हो, नहीं उनके कानून में सजा न किसी को अभी तक सजा नहीं मिली, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। पता तो नहीं, मैं पता करके बता रहा हूँ, हमारे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पता करके बता रहा हूँ। लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे आप जैसे लोग हैं और मोदी जैसे लोग कहाँ इतने बड़े काम, छोटे मोटे, वो तो उनके कानून। छोटा काम आपको लग रहा है? किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट जाए, किसी की बहन बेटी को जिंदा जला दिया जाए? मोटे लोगों के जो विचार हैं, उनके विचार इतने छोटे कहाँ हैं? वो तो देश को चलाने के लिए आए, देश को अपना परिवार मानते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं रातों दिन लग करके। और इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो मुद्दा है यही मुद्दा है कि सबके घर घर शौचालय हो, सबको आवास मिले, सबको विकास मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको बराबर सम्मान अधिकार मिले, महिलाओं को मिले, बहन बेटियों को मिले। जिस जनपद में नेताजी आप बैठे हैं, सबका विकास। नेताजी, एक बात बताइए, जिस जिले में आप बैठे हैं, अम्बेडकर नगर जिला है, अम्बेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आपके गृह जनपद को क्या दिया है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो हार मिली वो हारने वाले लोग थे, लेकिन मोदी जी 2014 जब से आए हैं तब से तो कोई नहीं हराया। मोदी जी का अगर कार्य अच्छा नहीं होता, अगर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो अपने आप जीत नहीं जाते, लेकिन हारने का कारण जो था वो लोग थे। लेकिन आज मोदी जी की जो उज्जवल कामना है, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, का दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष आकर के भारत के सलाम करता है, सम्मान करता है, इसलिए मोदी जी के विकास के पथ पर चलने का मुद्दा है। और अब की बार 5 सीट क्या, उत्तर प्रदेश की हम 80 सीटों जीतने जा रहे हैं और ये 4-5 सीटें लेकर के समाजवादी करेगी क्या? प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश महोदय जी को बनना नहीं है। बहन जी 2014 के चुनाव में 0 पर रही, आप रिजल्ट को जानते ही हैं, इसलिए बहन जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हमारे पप्पू भाई जो कहते हैं भारत माता कौन है, जो भारत माता को नहीं जानते हैं, पैदा होते चांदी के पालने में झूले हैं, सोने के चम्मच से निवाला लिए हैं, भारत की गरीबी को क्या जानेंगे? भारत की गरीबी को जानना हो, भारत के हालात को देखना हो, भारत को समझना हो तो भारत में किसी गरीब के घर पैदा होना पड़ेगा कि जब रात में बरसात होती है, उसकी मड़ई चूती है तो कैसे खाली पेट अपने बिस्तर को लेकर के इस कोने से उस कोने तक सुबह और शाम करता है, वो क्या विकास करेंगे? इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो 2-4 सीट समाजवादी पार्टी वो लोग सब जानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी पूरे परिवार को 8 लोगों को टिकट उन्होंने दिया
दिया है, एक आध 2 सीट मिल जाएगी नहीं तो हम तो 80 के 80 पर दावा कर रहे हैं। हमको लगता है कि 80 हम जीतेंगे। चलिए, ये रहे हमारे साथ आज राजा राम निषाद जी। निषाद जी, आखिरी में, चूँकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हो जनता से, कोई अपील करना? नहीं, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज भारत का नवनिर्माण हो रहा है। हमारे देश में हमारे महापुरुषों को, हमारे आदर्श को, उन्हें उनका तिरस्कार किया गया, उन्हें उनके स्थान से वंचित किया गया और उनका पुरजोर विरोध हुआ। इस नाते मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश को, राष्ट्र को मजबूत करके भारत को भारत का बनाने का काम योगदान दें, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनना है। इसलिए मैं चाहता हूं, किसी ने कहा था कि जो है नंदन तो अभिनंदन है, आज सम्मान करते नंदन तो अभिनंदन है, पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं, और मोदी का आदेश हुआ, मिसाइल का मुख मोड़ दिया, थर थर कांप उठा पाक, इमरान ने हाथ को जोड़ लिया और बाइज्जत वीर बहादुर को सरहद पे लाके छोड़ दिया। भारत की भर्ती ये ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। ये रहे आज हमारे साथ में राजा राम निषाद जी, जो कि यहाँ से पहले लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। इनकी बातों को आपने सुना है। आज हमारे जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में ये देखना है कि महंगाई के मुद्दे पर किस प्रकार से बात होती है, रोजगार के मुद्दे पर किस प्रकार से बात होती है, धर्म के मुद्दे पर किस प्रकार से बात होती है, संस्कृति सभ्यता के मुद्दे पर किस प्रकार से बात होती है, किस प्रकार से लोगों को सुख, सुकून, शांति और रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम किस प्रकार से होता है। आज इस मुद्दे पर हमने जो है चर्चा करने की नेताजी से कोशिश किया और भी लोगों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर लगातार आपको, अब जब तक चुनाव नहीं खत्म होते हैं, चुनावी सर्वे आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।